सिस्टम। तो मैं आज नंबर सिस्टम का रिवीजन करने वाला हूं, तो मेरे साथ आप लोग भी नंबर सिस्टम का रिवीजन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो में नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जिसे हम संख्या पद्धति कहते हैं। सबसे पहले नंबर सिस्टम में हम नंबर्स की बात करते हैं। तो जो नंबर्स होती हैं यानी कि संख्याएं होती हैं, वो बेसिकली 3 टाइप से हम देखते हैं। सबसे पहले नंबर्स में रियल नंबर्स होती हैं जिनको हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। दूसरे नंबर्स की होती हैं इमेजिनरी यानी काल्पनिक संख्याएं। और तीसरे नंबर की होती हैं कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सम्मिश्र संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या होती है? जिस संख्या का अगर हम वर्ग करते हैं और हमें धनात्मक संख्या प्राप्त होती है तो वो वास्तविक संख्या होती है। और जब जिस संख्या का हम वर्ग करने पर हमें ऋणात्मक संख्या होती है वह एक काल्पनिक संख्या होती है। और वास्तविक और काल्पनिक जब दोनों को मिलाकर बनती है हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले हम वास्तविक अब देखेंगे। वास्तविक संख्याएं भी 2 प्रकार की होती हैं। एक होती हैं रेशनल नंबर या जिसको हम परिमेय संख्या कहते हैं, और दूसरी होती हैं इर्रेशनल नंबर जिसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। फिर आगे हम रेशनल को भी समझेंगे और इर्रेशनल को भी समझेंगे। फिर रेशनल में और अब हम देखेंगे नेचुरल नंबर भी हमें पढ़ना है। नेचुरल नंबर, दूसरा नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या। फिर हम देखेंगे प्राइम नंबर के बारे में बात करेंगे यानी कि अभाज्य संख्या। फिर देखेंगे कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर इसका मतलब भाज्य संख्या। फिर देखेंगे हम सह अभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर के बारे में। फिर देखेंगे हम अपेक्षित अभाज्य संख्या। फिर हम देखेंगे ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है। इसके बाद हम देखेंगे सम संख्या क्या होती हैं, इवन नंबर। फिर हम देखेंगे ऑड नंबर, विषम संख्या क्या होती हैं। फिर इसके बाद जो रामानुजन संख्या है वो क्या है, रामानुजन संख्या के बारे में देखेंगे। फिर देखेंगे परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर क्या होते हैं। परफेक्ट नंबर के बाद हम देखेंगे कि पूर्णांक नंबर, इंटीजर नंबर क्या होते हैं, इंटीजर नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारी नेचुरल नंबर से। इसको हम रफ कर देते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्राकृत संख्या के बारे में पढ़ना। प्राकृतिक संख्या या इसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर क्या होती हैं? इनको हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर मतलब जो प्रकृति ने हमें दी हैं, जिनका उपयोग हम किसी भी चीज़ को गिनने के लिए करते हैं। जैसे 1 मार्कर, 2 मार्कर। तो हम यहाँ ये नहीं कहते कि 0 मार्कर, तो क्या कहेंगे 1 मार्कर, 2 मार्कर, ऐसे ही अनंत मार्कर हो जाएंगे। तो वे संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं और इन्फिनिटी तक जाती हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, या जिनका यूज़ किसी भी चीज़ को गिनने के लिए किया जाता है। इन्हें हम n से डिनोट करते हैं और ये 1 से अनंत तक जाती हैं। इनको हम नेचुरल क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ क्या बनेगा कि क्या a अगर एक प्राकृतिक संख्या है और b भी एक प्राकृतिक संख्या है, तो क्या a प्लस b दोनों मिलकर एक प्राकृतिक संख्या होंगी? हमने कहा देख लेते हैं। a मान लो एक प्राकृतिक संख्या है, मान लीजिए यहाँ हम 2 रख देते हैं। b भी एक प्राकृतिक संख्या है, मान लीजिए यहाँ हम 5 रख देते हैं। तो क्या 2 और 5 को ऐड करेंगे 7 एक प्राकृतिक संख्या है? हमने कहा हाँ। तो a प्लस b इनका जो रिजल्ट आएगा वो भी एक प्राकृतिक संख्या होगा। इसी तरीके से हम देखेंगे कि क्या a माइनस b एक प्राकृतिक संख्या होगी।
तो अगर हम यहाँ a की जगह 5 रख देते हैं, b की जगह 2, तो 5 - 2 3, हमने कहा हाँ होगी। अब 5 में से 2 गए तो वो 3 हो जाता है। लेकिन a की जगह अगर हम रखते हैं मान लीजिए 5, b की जगह भी हम रखते हैं मान लीजिए 5, तो 5 में से 5 गए 0, लेकिन 0 तो एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो दो प्राकृतिक संख्याओं का a - b का जो रिजल्ट है वो प्राकृतिक संख्या नहीं होगा, और हो भी सकता है। तो यहाँ हम डाउट की स्थिति में हैं, तो यहाँ नहीं, इसका आंसर होगा कि नहीं होगा। इसी तरीके से हम इनटू का देख सकते हैं कि क्या दो प्राकृतिक संख्याओं का इनटू भी एक प्राकृतिक संख्या होगी। हमने कहा हाँ, कैसे भी करके देख लो, कभी 0 नहीं आने वाला तो होगी। फिर हम देखेंगे कि a/b क्या एक प्राकृतिक संख्या होगी। तो अगर हम a/b यहाँ पर ऊपर छोटी संख्या रख देते हैं तो यहाँ पॉइंट्स में चला जाएगा और वो एक प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। इसके बाद a के ऊपर b की पावर क्या प्राकृतिक संख्या होगी। हमने कहा यस, किसी की भी पावर चढ़ा दो, एक प्राकृतिक संख्या ही आंसर आने वाला है। तो यहाँ हमने प्राकृतिक संख्या को देखा कि जिसका उपयोग हम काउंट करने में करते हैं उसको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और ये अनंत तक जाती हैं, इनको हम n से, कैपिटल N से डिनोट करते हैं। और उसके कुछ फैक्ट देखें। प्राकृतिक संख्याओं के बाद नेक्स्ट संख्या हम देखेंगे पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याएं, इनको हम इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर नंबर, और इनको z से डिनोट करते हैं। तो पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, तो यहाँ हमें याद रखना है कि वे संख्याएं जिन्हें हमें संख्या रेखा पे जो भी प्रदर्शित संख्याएं होती हैं वो सभी पूर्णांक संख्याएं होती हैं। यहाँ ये 0 से शुरू होती हैं, और इस साइड जाते हैं हम तो प्लस की संख्याएं आती हैं, और इस साइड जाते हैं तो माइनस की संख्याएं आती हैं। तो हम कहेंगे कि इस साइड हम अनंत तक जाएंगे और इस साइड भी हम अनंत तक जाएंगे। तो माइनस अनंत से जो प्लस अनंत तक जाती हैं वो पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। पूर्णांक संख्याओं में 0 भी इंक्लूड होता है, और सारे नेगेटिव नंबर्स और सारे पॉजिटिव नंबर्स। तो ये क्या हो गई हमारी पूर्णांक संख्याएं। अब इन पूर्णांक संख्याओं में भी हम वही जो हमने उसमें देखे थे रूल्स देख सकते हैं। क्या a + b का रिजल्ट एक पूर्णांक संख्या होगी, क्या a - b एक पूर्णांक संख्या होगी, क्या a × b एक पूर्णांक संख्या होगी, क्या a/b एक पूर्णांक संख्या होगी। तो a + b, अगर हम यहाँ कोई माइनस की संख्या प्लस की संख्या रखते हैं तो उनका योग या तो माइनस आएगा या प्लस आएगा या 0 आएगा, वो तीनों ही पूर्णांक संख्याओं के अंदर आता है। तो a + b तो पूर्णांक संख्या होगी। यहाँ पर a - b नेचुरल नंबर में माइनस में आ गया था, लेकिन अगर इसमें 0 या माइनस भी आता है तो भी a पूर्णांक संख्या होगी। इनटू देखते हैं, तो इनटू भी आप जब पूर्णांक संख्याओं का करोगे तो कोई ना कोई पॉजिटिव, नेगेटिव या 0 ही आएगा, और वो पूर्णांक संख्या होगी। a/b, लेकिन अगर हम भाग देते हैं तो कुछ संख्याएं पॉइंट्स में आती हैं, तो यहाँ इसका आंसर नो होगा। यानी दो पूर्णांक संख्याओं का भाग एक पूर्णांक संख्या ही हो ये ज़रूरी नहीं है। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, तो यहाँ पे जो पूर्ण संख्या है इंग्लिश में इसको हम एक तो बोलते हैं होल नंबर, और दूसरा बोलते हैं हम परफेक्ट नंबर। तो हम दोनों संख्याओं को यहाँ समझने वाले हैं। सबसे पहले तो जो होल नंबर्स होती हैं पूर्ण संख्याएं, उनको आप जानते हैं कि जो नेचुरल नंबर्स होती हैं अगर उसमें 0 इंक्लूड कर दिया जाए तो वो पूर्ण संख्या कहलाती हैं। अगर नेचुरल नंबर्स में हम 0 को इंक्लूड कर दें तो वो पूर्ण संख्याएं हो गई। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो परफेक्ट नंबर है वो क्या होता है। तो परफेक्ट नंबर वे संख्याएं जिनकी जो गुणनखंड हैं उनका योग वही संख्या होती है। कैसे, जैसे हम एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लो 6 एक संख्या है, 6 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे, तो 6 के गुणनखंड कैसे निकालेंगे हम, इस टाइप से 6 के गुणनखंड 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। तो जैसे हम 6 का देख रहे हैं तो 6 को हमें छोड़ना है, बाकी सभी गुणनखंडों को प्लस करना है। तो 1 और 2 3 और 3 6, तो जो इनका योग आएगा वो इस संख्या के बराबर होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो वो एक परफेक्ट नंबर है।
तो परफेक्ट नंबर इसी तरीके से जैसे 5 के गुणनखंड क्या होते हैं 1 और 5, 5 को छोड़ दें तो क्या इस संख्या का योग 5 आ रहा, तो 5 एक परफेक्ट नंबर नहीं है। तो कुछ एग्जाम्पल हैं परफेक्ट नंबर के, जैसे कि 6 है, दूसरा जैसे कि 28 है, जैसे कि 496 है, 8128, ये कुछ उदाहरण हैं परफेक्ट नंबर के। तो आप इनको अप्लाई करके देख सकते हैं। इसके बाद पूर्ण संख्या हो गई, इसके बाद हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या के बारे में। तो नेक्स्ट हमारी संख्या होती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के साथ ही हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर्स और अपरिमेय संख्या को बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स। अब परिमेय संख्या क्या होती है, हमने पढ़ा है कि जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके और जो q होता है वो 0 नहीं होना चाहिए। आइए अब हम इसको समझते हैं कैसे। तो परिमेय संख्या क्या होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और यहाँ कुछ नियम होते हैं कि जो q है वो 0 नहीं होना चाहिए, बाकी जो p है और जो q है, ये p और ये q, ये पूर्णांक संख्याएं हो सकती हैं। अब पूर्णांक संख्याओं में क्या है, यहाँ पे जो p है वो एक धनात्मक संख्या हो सकती है, ऋणात्मक संख्या हो सकती है, p 0 हो सकता है, लेकिन जो q है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि जो p है वो z के अंदर हो सकता है। z अभी हमने पढ़ा था क्या होता है, पूर्णांक संख्याएं, मतलब ये धनात्मक, ऋणात्मक और 0 हो सकता है, और q भी इसी z के अंदर हो सकता है, बस 0 नहीं होगा उसमें। ठीक है, तो सिंपल याद रखना है कि जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, p और q जिसमें पूर्णांक संख्याएं हैं, लेकिन q 0 बस नहीं होगा, वो परिमेय संख्या होती है। अब इनको दशमलव के रूप में लिख सकते हैं कि वे संख्याएं जिनका जो दशमलव प्रसार होता है, दशमलव प्रसार का मतलब जैसे हम 10/3 का भाग दें तो 3.3333 इस टाइप से आता जाता है। तो ये दशमलव प्रसार है जी, अगर ये दशमलव प्रसार शांत है, शांत का क्या मतलब हुआ कि जैसे हमने 20 में, जैसे हमने 4 में 5 का भाग दिया तो पॉइंट, और यहाँ 40, 5 8 40 खत्म, ये क्या हो गया, शांत हो गया। दूसरी बात, यह आवर्ती है, समान आवर्ती है। समान आवर्ती क्या होता है कि 3 3 3 3 ऐसा इस टाइप से आंसर आए, तो ए भी परिमेय संख्या होगी और ए भी परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो यहाँ हमें डायरेक्टली दो चीज़ें याद रखनी है परिमेय संख्या के बारे में कि एक तो इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और जो q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, जहाँ p और q एक पूर्णांक संख्या है। दूसरी बात, जो दशमलव प्रसार होता है, परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है वो या तो शांत होता है या फिर समान आवर्ती का होता है, या तो शांत होता है या तो समान आवर्ती का होता है। जबकि दूसरी साइड है अपरिमेय संख्या, तो इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो अपरिमेय संख्या हो गई। और इनमें जो दशमलव प्रसार होता है वो कैसा होता है, अशांत होता है, मतलब कुछ भी आता चला जा रहा है, मान लो 5 3 2 3 4 1 2 5 6 7 कुछ भी आता जा रहा है, तो ये अशांत हो गया या असमान आवर्ती का हो गया। अभी आवर्ती तो हो रही लेकिन असमान हो रही है, कोई एक सिस्टमेटिक इसमें नहीं है, तो वो अपरिमेय संख्या हो गई। यहाँ हम समझे कि परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखते हैं, दशमलव प्रसार शांत या समान आवर्ती का होना चाहिए। अपरिमेय संख्या को p/q के रूप में नहीं लिखा जाता, इनका दशमलव प्रसार अशांत या असमान आवर्ती का होता है। अब कुछ उदाहरण हम देखते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के। तो सबसे पहले मान लो लेते हैं हम 0.56565656 डैश 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 डैश, दूसरा 0.34723472 डैश डैश डैश,
फिर 0.6982457137 चौथा 0.3469 इनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा 0.56 56 56 56 एक समान आवर्ती हो रही है, और हमने पढ़ा जिसमें समान आवर्ती होती है वो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखेंगे 0.3472 3472 यानी कि समान आवर्ती हो रही है, यानी कि ये संख्या भी परिमेय संख्या कहलाएगी। नेक्स्ट हम देखेंगे 06982457137 कोई समान आवर्ती नहीं हो रही है, और दूसरी बात ये शांत भी नहीं है, तो ये संख्या हो जाएगी हमारी अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट हम देखेंगे 0346958 असमान है लेकिन शांत है, तो जब ये शांत है तो इस संख्या हो जाएगी हमारी परिमेय संख्या। यहाँ भी हम देखेंगे बहुत सारी संख्याएं हैं लेकिन शांत है, तो जब शांत है तो इसका मतलब हुआ कि ये परिमेय संख्या है, तो ये भी कौन सी संख्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखेंगे 0, तो 0 अब बताइए क्या होगा, परिमेय की अपरिमेय? तो हमने कहा था वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और जिसका p है वो भी z के अंतर्गत आता है और q भी z के अंतर्गत आता है। और हमने देखा था कि q 0 नहीं होना चाहिए लेकिन p तो हो सकता है, तो इसको हम 0/1 लिख सकते हैं, यानी कि ये क्या है? 0 एक परिमेय संख्या है, आपको ये याद रखना है। 22/7 p/q के रूप में लिखा ही है, तो ये भी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। अब पाई देखते हैं, तो पाई का मान एक्चुअली होता है 3.11143 कुछ होता है, असमान होता है, देखना आप असमान होता है, इसलिए पाई को एक अपरिमेय संख्या माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट ये देखेंगे √2 के ऊपर √2 देन उसके ऊपर √2 की पावर। इसमें क्या होगा? √2 इंटू √2 हो जाएंगे 2, तो √2 के ऊपर 2 की पावर, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 और 2 एक परिमेय संख्या है। यहाँ हमने परिमेय संख्याओं को देखा और अपरिमेय संख्याओं को देखा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कुछ परिमेय संख्याओं के फॉर्मूलेस की अगर दो परिमेय संख्या, सबसे पहले एक फैक्ट है कि दो परिमेय संख्याएं हैं, अगर दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती हैं? तो अनंत परिमेय संख्या होती हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। जैसे यहाँ 4 एक परिमेय संख्या है और 5, इसके बीच में अनंत ऐसी संख्याएं हैं जो परिमेय हो सकती हैं। तो अगर अब अनंत तो हम निकाल नहीं सकते, अगर हमें दो परिमेय संख्याओं के बीच कोई एक पर्टिकुलर परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो उसके लिए एक फॉर्मूला है। तो क्या हम कहेंगे? दो परिमेय संख्या, मान लो एक a परिमेय संख्या है और एक b है। a और b के बीच की अगर हमें kb परिमेय संख्या निकालनी है तो उसका एक फॉर्मूला होता है, यानी कि दो परिमेय संख्याओं के बीच की kb, यानी हम कहेंगे 4 और 5 की नौवीं परिमेय संख्या निकालिए, या 2/4 और 6/8 की 84वीं परिमेय संख्या निकालिए। तो उसका फॉर्मूला होता है ak प्लस b/k+1। दो परिमेय संख्याओं के बीच की kb परिमेय संख्या निकालने का फॉर्मूला है ak प्लस b/k+1। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? k+1 ऊपर a और b बना देना, f का फॉर्मूला हो जाएगा। तो
हम करते हैं कोई क्वेश्चन। मान लीजिए ए है 5, मान लीजिए ए है 2/3 और बी दिया है हमें 5/7। अगर हमें 84 परिमेय संख्या निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे? तो सिंपली ए की जगह हमें 2/3 रखना है, के की जगह 84 रखना है, प्लस बी की जगह 5/7 रखना है, के की जगह 84 + 1 करना है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 3 से 84 जाएगा 28 बार और 28 दूनी 56 प्लस 5/7 नीचे हो जाएगा 85, 7 6 और 5 397 इंटू नीचे आ जाएगा 595। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपको यहाँ याद रखना है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अगर के भी परिमेय संख्या निकालनी है तो उसका फॉर्मूला है ए के प्लस बी अपॉन में के प्लस 1। इससे आप निकाल सकते हैं। अब अगर आ जाता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या निकालनी है तो हमें यहाँ के की जगह क्या रखना है? 1 रखना है। अगर बीच की संख्या निकालनी है तो के की जगह 1 रखना पड़ेगा। यहाँ पे परिमेय संख्याओं की बात हुई अब खत्म। अब हम नेक्स्ट देखेंगे वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याओं के बारे में। तो वास्तविक संख्याएं जैसा कि मैं बता चुका हूं कि वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर एक हमें धनात्मक संख्या प्राप्त होती है। जैसे क्या बोल रहा हूं मैं, जैसे 5 लिखा है तो मैं इसका अगर वर्ग करता हूं तो 25 आता है और 25 एक धनात्मक संख्या है, यानी ये एक वास्तविक संख्या हो गई। मान लीजिए मैं ऋण 6 का वर्ग करता हूँ, ऋण 6 का वर्ग 36 होता है जो कि एक धनात्मक संख्या है और ये एक वास्तविक संख्या हो गई। मान लीजिए मैं √11 का स्क्वायर करता हूँ तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, 11 आंसर आएगा और ये भी एक वास्तविक संख्या हो गई। दूसरी तरफ अगर काल्पनिक संख्याओं की बात करें या अवास्तविक संख्याएं तो इनका वर्ग करने पर हमें एक ऋणात्मक संख्या प्राप्त होगी। जैसे मान लीजिए हम √-4 का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से रूट कटेगा, आंसर आएगा -4 जो कि एक काल्पनिक संख्या हो गई। मान लीजिए -11 का स्क्वायर करते हैं तो रूट से 11 कट जाएगा, -11 आएगा जो कि एक काल्पनिक संख्या हो गई। तो आप आई थिंक आपको समझ आ गया होगा वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं। अब अगर क्वेश्चन में मान लीजिए आता है कि √-5 पर 101 की पावर है, अब बताइए ये वास्तविक संख्या है या काल्पनिक संख्या है। यदि आ जाता है √-100 पर 1000 की पावर है तो आपको बताना है ये कौन सी संख्या है। अगर माइनस रूट के अंदर -7 का वर्ग है तो आपको बताना है ये कौन सी संख्या है। या √8 के ऊपर अगर 1001 की पावर है तो आपको बताना है कौन सी संख्या है। तो सबसे पहले हमें दो चीज़ें याद रखनी है। एक तो जब भी काल्पनिक संख्या होगी, काल्पनिक मतलब ऋणात्मक संख्या, आप ऐसा मान लीजिए अगर काल्पनिक संख्या कोष्ठक में है और उसके ऊपर अगर सम की पावर है, तो दूसरा क्या हो सकता है, अगर काल्पनिक संख्या कोष्ठक में है और उसके ऊपर विषम की पावर है जैसे a, अगर वो सम की पावर है तो वो बाहर पॉजिटिव में आंसर आएगा और वो हो जाएगी वास्तविक संख्या। और अगर विषम की पावर है तो यहाँ पे जो नेगेटिव है वो विषम की पावर से नेगेटिव ही आएगा और वो हो जाएगी काल्पनिक संख्या। आपको ये दो चीज़ें याद रखनी है। चलिए करते हैं। √-5 पर 101 की पावर है। सबसे पहले हमें √-5 ये देखना है ये काल्पनिक है, हाँ है, क्योंकि माइनस है। इस पर विषम की पावर है, तब विषम की पावर होती है तब होती है वो काल्पनिक संख्या। तो ये पूरी संख्या हो जाएगी हमारी काल्पनिक संख्या। 1000 की पावर है, यहाँ सम विषम अभी नहीं देखना, सबसे पहले हम कोष्ठक के अंदर देखेंगे क्या वो काल्पनिक है या वास्तविक है। जी हाँ, ये काल्पनिक है। इस पर सम की पावर है, अगर काल्पनिक पर सम की पावर है तो वो संख्या होती है वास्तविक। नेक्स्ट इसको देखना है, 2 की पावर है
कोई बात नहीं, -7 है। अब इसको करो, इसको हम पहले सॉल्व कर लेते। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, रूट से रूट कट जाएगा, बचेगा -7। अब इसको स्क्वायर करेंगे जब हम, ए स्क्वायर हमने सॉल्व कर लिया। अब हमें देखना है क्या ए वास्तविक है या काल्पनिक है। माइनस है तो ये काल्पनिक नहीं है, अगर रूट के अंदर माइनस में है तब काल्पनिक होती है। अब -7 बस बचा, तो अब हमें इसकी जांच करनी है क्या ये काल्पनिक है या वास्तविक है। तो हम इसका स्क्वायर करके देखेंगे। हमने इसका स्क्वायर किया तो पाया कि प्लस का 49 आंसर आ रहा है, यानी कि ये वास्तविक संख्या हो गई। अब रूट पे 1001 की पावर विषम की पावर है, काल्पनिक संख्या होनी चाहिए। लेकिन यहाँ जो कोष्टक में है ये वास्तविक संख्या है, क्योंकि यहाँ पे माइनस नहीं लगा है। तो जब यहाँ पे ही वास्तविक है तो ऐसा तो हमने कोई फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं है, तो फिर यहाँ पे सम हो चाहे विषम, वो संख्या हमेशा वास्तविक संख्या ही होगी। तो आपको वास्तविक और काल्पनिक में याद रखना है कि अगर काल्पनिक संख्या के ऊपर सम की पावर है तो वो वास्तविक होती है, अगर विषम की पावर है तो वो काल्पनिक संख्या होती है। अब वास्तविक संख्या भी हो गई, काल्पनिक संख्या भी हो गई। अब हम नेक्स्ट संख्या पढ़ेंगे सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या क्या होती है? जो वास्तविक संख्या मान लीजिए a है और जो काल्पनिक संख्या मान लीजिए i है, इनका मिश्रण है जो वो एक सम्मिश्र संख्या है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा z बराबर x प्लस iy के फॉर्म में। अब हम नेक्स्ट देखेंगे अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं, फिर अभाज्य संख्याओं को जांचना। उसके पहले हम रामानुजन संख्या की बात कर लेते हैं। रामानुजन संख्या, तो इसकी एक कहानी है कि जब रामानुजन उनका कुछ मरने वाले थे, तब उन्हें एक जो टैक्सी में देखा था कि एक टैक्सी का नंबर था 1729 और इसी को हम कहते हैं रामानुजन संख्या। अब 1729 का एक टैक्सी का नंबर था। फिर उन्होंने एक अपने फ्रेंड को बुलाया और उनको बोला कि जो 1729, यार मुझे एक ऐसा नंबर दिखा 1729, इसमें भी इन्हें मैथ घुसा ली। मरने वाले थे लेकिन इसमें भी उन्होंने मैथ लगा ली। 1729 में इन्होंने पाया कि यह ऐसी एक छोटी से छोटी संख्या है, इसका अलग अलग प्रकार से दो संख्याओं के घनों के योग के रूप में लिखा जा सकता है। कैसे? देखिए, सबसे पहले तो 10 का घन प्लस 9 का घन। 10 का घन होता है 1000 और 9 का घन होता है 729, तो ये हो गया 1729। दूसरा इन्होंने देखा कि इसको 12 का घन प्लस 1 का घन। 12 का घन होता है 1728 प्लस 1, तो हो गया 1729। यानी ऐसी दो संख्याओं के घनों के योग के बराबर इन्होंने इस संख्या को पाया। इतना दिमाग लगा लिया उन्होंने मरते टाइम भी। तो इसको कहा जाता है रामानुजन संख्या। और आप यहाँ देख सकते हैं कि रामानुजन संख्या का बीजांक अगर पूछ लिया जाए तो बीजांक निकालते हैं उन संख्या के प्रत्येक अंक का योग। तो 7 और 1 8 और 2 10 और 19, और 19 में भी 1 और 9 तो 10, और 10 में भी 1 और 0 तो 1 रामानुजन संख्या का बीजांक है। यहाँ तक हमने रामानुजन संख्या पढ़ ली, सभी संख्याएं पढ़ ली। अब हमारी बची है प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और इसमें हमारी काफ़ी संख्याएं हो गई थी। आज हमें देखना था प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और ट्विन प्राइम नंबर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याएं। क्या होती हैं अभाज्य संख्याएं? आज हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्याओं के बारे में। वे संख्याएं जिनके गुणनखंड संभव ही नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? यानी कि एक ऐसी संख्या, मान लीजिए हम 6 लेते हैं तो 6 के गुणनखंड संभव हैं, 2 तिया 6, 3 एकम 3, इसके 3 4 गुणनखंड हो गए। तो ऐसी संख्या जिसके गुणनखंड ही नहीं हो सकते, फैक्टर ही नहीं होंगे, जैसे कि 5, कितना भी तोड़ लो 1 और 5 के अलावा किसी का भाग नहीं जाएगा। तो यहाँ हम इसकी परिभाषा देंगे कि ऐसी संख्या जिसमें स्वयं का भाग जाओ, अब स्वयं का तो जाएगा ही, और एक सर्वमान्य है तो 1, बाकी इन दोनों के अलावा किसी भी संख्या का भाग ना जाए, वो होती हैं अभाज्य संख्याएं। बड़ी ही बदतमीज टाइप की।
वे संख्याएं जिनमें केवल एक का भाग जाए और स्वयं का भाग जाए। जैसे सबसे छोटी है 2, फिर 3, फिर 5, 7, 11, 13। इसी तरीके से हम अभाज्य संख्याओं को लिखते हैं। इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो 1 है वो ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है, इनको आप दोनों में ही काउंट नहीं करेंगे। फिर ये होती हैं अभाज्य संख्याएं। अब इनका विपरीत है, अगर मैं बात करूं भाज्य संख्याओं के बारे में, भाज्य संख्या या इसको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। तो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जिनमें एक का भी भाग जाता है, स्वयं का भी भाग जाता है, उसके अलावा और भी भाग चला जाता है। दयालु टाइप की संख्याएं सभी का भाग चला जाता है। जैसे सबसे छोटी हो गई 4, 1 का भी जाएगा, 4 का भी जाएगा, साथ ही साथ 2 का भी जाएगा। फिर 6, 8, 10, 9 ये संख्याएं हो जाती हैं भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर। तो आपको समझ में आया, प्राइम नंबर वे संख्याएं जिनमें एक और स्वयं के अलावा किसी का भाग ना जाए, यानी कि जो इनका HCF है वो 1 होता है। और भाज्य संख्याएं जिनमें एक स्वयं के अलावा भी भाग चला जाता है वो कंपोजिट नंबर होती है। एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। अब यहाँ 2 है तो कुछ फैक्ट बन सकते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है, सबसे छोटी सम भाज्य संख्या 4 है। ऐसी अभाज्य संख्या बताइए या ऐसी भाज्य संख्या बताइए जो किसी का स्क्वायर हो, सबसे छोटी तो 2 का स्क्वायर 4। ऐसी विषम भाज्य संख्या बताइए जो किसी का स्क्वायर हो तो 3 का स्क्वायर 9। तो ऐसे तमाम क्वेश्चन आप अपने मन से बना सकते हैं। थोड़ी सी अब हम भाज्य और अभाज्य संख्याओं की देख लेते हैं। भाज्य तो काफी सारी हैं, अभाज्य देखते हैं। प्राइम नंबर तो आपको याद रखना है कि 1 से लेकर सबसे पहले हम देखते हैं 25 तक। 1 से लेकर 25 तक की गिनती में 9 अभाज्य संख्याएं हैं। कौन कौन सी? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 कैसे हो गई? 29 सॉरी 25 तक बोला है। तो ये 9 अभाज्य संख्या हैं। अब अगर 29 और जुड़ जाती है तो 1 से लेकर 30 तक की गिनती में 10 अभाज्य संख्या हो गई। 1 से 25 तक 9 हैं, 1 से 30 तक 10 हैं। फिर हमने देखा 1 से 50 तक कितनी हो गई? तो 1 से 50 तक 5 और बढ़ जाएंगी, तो आपकी 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। फिर हम देखेंगे 1 से 75 तक कितनी हो गई? तो 6 बढ़ के 21 हो जाएंगी। और 1 से 100 तक की अगर हम गिनती करते हैं तो 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, ये आपको याद रखना है। 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। इसी तरीके से भाज्य संख्याएं देखेंगे तो 1 से 25 तक कितनी होती हैं? 9 तो अभाज्य हो गई और 1 को हम कुछ भी नहीं मानते, तो 9 और 1 10। 10 तो यहाँ चली गई, तो बची कितनी? 15। तो 15 कितनी हो गई? भाज्य संख्याएं हो गई। ऐसे ही 1 से 30 तक हम देखेंगे तो 19 अभाज्य संख्या हो जाएंगी। और 1 से 100 तक बात करते हैं तो 25 तो ये चली गई, तो अब बची 75 और 1 ये चला गया तो 74 भाज्य संख्याएं हो जाती हैं। बाकी अब हम देखते हैं अभाज्य संख्या को हम कैसे पहचानेंगे कि कोई संख्या हमारी अभाज्य संख्या है या नहीं है। मान लीजिए चेक करते हैं 247 भाज्य है या अभाज्य। सबसे पहले हमें क्या करना है, कोई संख्या अभाज्य है या नहीं, इसके लिए हमें इस संख्या के निकट देखना है क्या कोई वर्गमूल वाली संख्या है। हमने कहा हाँ, कौन सी संख्या है? एक तो 196 है, एक है 256, 2 वर्गमूल वाली संख्या मिल गई। 15 का वर्ग 225, तो 225 भी है। तो हम देखेंगे सबसे निकट कौन सी है? 256।
तो डायरेक्टली देखो, सबसे पहले आपको देखना है जो दी गई संख्या अभाज्य है या नहीं। सबसे पहले देखना है कि वो संख्या है उसके निकट की कोई वर्गमूल संख्या है। हमने कहा हाँ 256 है, तो 256 का वर्गमूल क्या होता है 16। तो 16 से पहले की सारी अभाज्य संख्याएं लिख लो। 13 हो गई, 11 हो गई, 7 हो गई, 5 हो गई, 3 हो गई, 2 हो गई। अब हमें क्या करना है, इस 247 में इन सभी का भाग देना है। अगर इनमें से किसी भी एक संख्या का भाग इसमें चला जाता है तो वो भाज्य संख्या हो जाती है, नहीं तो फिर वो अभाज्य हो जाती है। 2 का भाग तो जाएगा नहीं, 7 4 11 2 13, 3 का भी नहीं जाएगा। 5 इकाई का अंक नहीं है तो 5 का भी नहीं जाएगा। 7 21 3 7 का भी नहीं जाएगा। 11 दूनी 22 नहीं जाएगा। 13 का भाग भी नहीं जाएगा। तो इन किसी भी संख्या का भाग इसमें नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये प्योर प्राइम नंबर है 247। इसी तरीके से हम और भी संख्याओं को लेके देख सकते हैं। यहाँ देखना है, जो भी संख्या दी गई है आपको देखना है उसके निकट क्या कोई वर्गमूल वाली संख्या है। अगर है, जैसे 256, तो इसका हमने लिया 16। 16 से पहले की सारी अभाज्य संख्याएं लिख लो, फिर उनको एक एक करके इसमें भाग दो। अगर भाग चला जाता है तो वो अभाज्य नहीं है, और नहीं जाता है तो अभाज्य है। जैसे कोई संख्या आती है, मान लो 368, ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना, 8 लास्ट में है यानी इसमें 2 का भाग चला जाएगा, यानी कि ये भाज्य संख्या है। जैसे कहीं लिखा है 525, तो ये दिमाग ही नहीं लगाना, 5 लास्ट में है, 5 का भाग चला जाता है, यानी ये भाज्य है। तो ऐसे भी हम इसको देख सकते हैं। यहाँ हमने देखा अभाज्य संख्याओं को कैसे जांचें। अब हमारी ट्विन प्राइम नंबर बचती है। तो ट्विन प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, या हम को प्राइम नंबर देखते हैं। को प्राइम नंबर मतलब सह अभाज्य संख्याएं होती हैं, यानी कि एक कोष्ठक में 2 ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिनका HCF हमेशा क्या हो, 1 हो। जैसे यहाँ जरूर नहीं है दोनों अभाज्य हों, मान लो यहाँ 8 है, यहाँ मान लो 9 है, तो इनका HCF 1 होगा, क्योंकि इन दोनों में कॉमन किसी नंबर से भाग नहीं जाएगा। जैसे यहाँ 16 हो जाएगा, यहाँ 15 हो जाएगा, जैसे यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, तो ये को प्राइम नंबर है, यानी इन दोनों का HCF 1 होगा। दूसरी हम देखते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर क्या होती हैं, प्राइम नंबर यानी इस कोष्ठक में ऐसी 2 संख्याएं जिनका जो डिफरेंस है वो 2 का हो, वो कहलाती हैं ट्विन प्राइम नंबर। यानी हम देखेंगे जैसे 5 7, जैसे कि 11 और 13, जैसे कि 29 और 31, ये ट्विन प्राइम नंबर में आती हैं। तो यहाँ जो संख्याएं देखी थी हमने, सारे प्रकार की संख्याओं को देख लिया है। अब टाइप्स देखने के बाद हम देखेंगे संख्याओं के गुणधर्म के बारे में। संख्याओं के गुणधर्म के बारे में। तो 4 प्रकार के संख्याओं के गुणधर्म होते हैं। सबसे पहला है क्रम विनिमयता का नियम। क्रम विनिमयता, या इसको हम इंग्लिश में कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। दूसरा नियम होता है साहचर्यता का नियम। साहचर्यता, या इसको हम इंग्लिश में कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। तीसरे नंबर का होता है बंटन गुणधर्म, या इसको हम कहते हैं इंग्लिश में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो इनको हम देखते हैं। सबसे पहले क्रम विनिमयता, जैसा नाम से समझ में आ रहा, क्रम का उलट पुलट, यानी अगर a प्लस बी को हम b प्लस ए लिख देते हैं तो संख्याओं में कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैसे, जैसे हमने लिखा कि 2 प्लस 3 बराबर 3 प्लस 2, तो दोनों के आंसर सेम ही आएंगे। तो इसको हम कहते हैं क्रम विनिमयता। या इसकी जगह पे हम a इंटू बी बराबर लिख देते हैं b इंटू ए, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको हम कहते हैं क्रम विनिमयता का नियम।
साहचर्यता का नियम क्या होता है? अगर हम कहीं पे a प्लस बी प्लस सी लिखा हुआ है और इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी और प्लस सी, तो इसको हम साहचर्यता का नियम कहते हैं। ऐसे ही हम इनटू में देखेंगे कि अगर हम a गुणित b गुणित c को a गुणित b गुणित c लिख दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कैसे? जैसे हम यहाँ लिख दें 2 गुणित 3 गुणित 5 बराबर 2 गुणित 3 गुणित 5, तो भी एक ही आंसर आएगा। इसे हम साहचर्यता का नियम कहते हैं। और नेक्स्ट हम देखेंगे बंटन गुणधर्म, यानी कि a इंटू अगर b प्लस c है तो इसको हम लिख सकते हैं a गुणित b प्लस a गुणित c। इसको हम इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे कहीं लिखा हुआ है 3 गुणित 5 धन 7, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणित 5 धन 3 गुणित 7। ये हमारा कहलाता है बंटन गुणधर्म। तो ये संख्याओं के कुछ गुणधर्म हो गए। अब कुछ उदाहरण देखते हैं इन पे और मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आपके आंसर देना। जैसे पहला उदाहरण है कि e गुणित d धन f बराबर e गुणित d धन e गुणित f। दूसरा है a गुणित b गुणित c बराबर a गुणित b गुणित c। तीसरा है a गुणित b बराबर b गुणित a। तो पहला कौन सा है? e गुणित d प्लस f। तो ये हमने देखा था कि इसको इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और इसमें भी, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यानी बंटन गुणधर्म है। दूसरा इनका हमने क्रम पलटा है, यानी कि ये क्रम विनिमयता का नियम है। और तीसरा हमने इनका भी क्रम पलटा है, यानी कि ये भी क्रम विनिमयता का नियम है। दूसरा जो हमने बताया कि a गुणित b गुणित c, ये हमारा साहचर्यता का नियम हो जाएगा, ये हमारा बंटन गुणधर्म हो जाएगा, और ये तीसरा हमारा क्रम विनिमयता का नियम हो जाएगा। अब संख्याओं के गुणधर्म के बाद हम पढ़ने वाले हैं परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। तो हेडिंग डाल लीजिए आप, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। तो सबसे पहले क्या होगा, मान लीजिए इसमें टाइप 4 टाइप आप मान सकते हैं। सबसे पहले हम टाइप 1 के क्वेश्चन को करते हैं। टाइप 1 में क्या क्वेश्चन आएंगे कि मान लीजिए क्वेश्चन आएगा 0.3333 डैश डैश डैश, इसको परिमेय रूप में हमें लिखना है। और हम पहले ही पढ़ चुके हैं, परिमेय रूप मतलब p/q के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हमने देखा कि पॉइंट में 3333 बहुत से बार है, तो पहला स्टेप हमारा होगा पॉइंट 3 के ऊपर हमें बार लगा देना है। जब बहुत से बार है तो बार लगा दिया। अब दूसरा स्टेप हमारा होगा कि 0.3 है तो सबसे पहले हमें 3 लिखना है, फिर बटे में लिखना है। ऊपर जितने भी दशमलव के बाद जितने भी संख्या पर बार होते हैं उतने नीचे 9 आते हैं, और जितने पर बार नहीं है उतने हमारे 0 आएंगे। लेकिन यहाँ चूंकि एक ही अंक है तो एक बार 9 आ जाएगा। फिर हमें क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना है और सिंपली ये हमारा p/q फॉर्म में आ जाएगा और आंसर आ जाएगा। ये होता कैसे हैं एक्चुअली हम देखते हैं। तो इसकी जो प्रोसेस है वो है 0.3333 बराबर हम मानते हैं x, दोनों तरफ हम इंटू 10 का गुणा करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 3.333, यहाँ हो जाएगा 10x। इसमें से हम इसको माइनस करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 3 बराबर 10x माइनस x, तो 9x, और x बराबर आ जाएगा 3/9, यानी x बराबर आ जाएगा 1/3, जो हमारा डायरेक्टली आंसर आया था। तो क्या करना है, सिंपली जो बहुत बार है उसके ऊपर हमें बार लगाना है और फिर उस संख्या को ऊपर लिखना है, बटे में जितने भी संख्या पे बार हैं उतने नीचे 9 लिखना है।
जैसे अगर यहाँ होता 3, 5 दोनों संख्याओं पे बार, तो यहाँ हम लिखते 35 बटे 2 संख्याओं पे बार है तो 99, इस तरीके से। एक और सवाल हम देखते हैं इसी टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मान लीजिए 0.666 डैश डैश डैश, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। तो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपली कुछ नहीं करना, 0.6 कई बार है तो इस पर बार लगा दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप देखेंगे कि जो 6 है तो 6 लिखा, बटे में जितनी संख्या पे बार है उतने नीचे हमें 9 लिखने हैं। फिर इसको सिंपल करना है 2/3 और ये हमारा P/Q फॉर्म में आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से हम एक आध और देखते हैं। मान लीजिए अब 0.24 और दोनों पे बार है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो एक स्टेप हमें करके दिया है कि उन्हें जो बहुत बार है उस पर बार लगा के दिया है। सिंपली क्या करना है, ऊपर जो लिखा है उसको ऊपर ही लिखना है, बटे का निशान लगाना है और दो संख्याओं पर ऊपर बार है तो दो संख्याओं के 2 नायन नीचे लिखना है। इसको हम काट सकते हैं, 3×8 = 24 और 3×3 = 9 मतलब 8/33 इसका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं टाइप फर्स्ट का। मान लीजिए 0.625 तीनों संख्याओं पे बार है, फिर कैसे सॉल्व करेंगे। या मान लीजिए उन्होंने बार नहीं दिया, उन्होंने लिख के दे दिया 625 डैश डैश। तो पहला स्टेप है हमारा जो कई बार है उस पर बार लगाना है तो उस पर बार लगाया। दूसरा स्टेप है जो ऊपर लिखा है उसको ऊपर लिख देना है, बटे का निशान लगाना है। फिर देखना है कितनी संख्याओं के ऊपर बार है। हमने देखा 3 संख्याओं के ऊपर बार है तो 3 9 हमें वहाँ पर लिख देने हैं और इसको अगर सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व कर देना है, नहीं तो एजेट लिख देना है। ये P/Q फॉर्म में आंसर आ जाएगा और ये हमारी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। इस तरीके से अब कहीं कहीं आंसर क्वेश्चन पेपर में कंफ्यूज हो जाएगी, जैसे 3 के ऊपर कहीं बार लिखा होगा तो ये कहीं बिंदी रखी होगी या फिर कहीं पे स्टार लगा होगा, तो ये तीनों एक ही चीज़ हैं, आप इसमें कंफ्यूज मत होना। अब हम इसमें देखेंगे टाइप 2। टाइप फर्स्ट में हमने देखा कि एक संख्या 2 संख्या पे बार है। अब हम टाइप 2 में क्या देखेंगे कि कुछ संख्याओं पे बार है और कुछ संख्याओं पे बार नहीं है। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया 0.25555, इसको हमें देखना है, इसको हमें लिखना सीखना है, कैसे हम परिमेय संख्याओं के रूप में लिखेंगे। तो हम देखते हैं कि पहला स्टेप हमारा क्या था कि जो संख्या बार बार है उस पर बार लगाना है। 5 बार बार है तो हमें इस 5 पे बार लगाना है। दूसरा स्टेप हमारा इसमें थोड़ा सा चेंज होगा कि जो संख्या ऊपर है उसको ज्यों का त्यों ऊपर लिखना है। फिर जितनी संख्या पे बार नहीं है, याद रखना जितनी संख्या पे बार नहीं है उतने इस ऊपर वाली संख्या से हमें माइनस करना है। तो 2 पे बार नहीं है तो 2 माइनस कर दिए। फिर बटे में जितनी संख्या पे बार है, मैंने बोला था उतनी 9 आएंगे, तो एक संख्या पे बार है तो उतनी 9 लिख देना है और एक संख्या पे बार नहीं है तो उतना हमें 0 लगा देना है। फिर इसको सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 23/90 और 23/90 हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ आपको समझ में नहीं आया होगा। सबसे पहले जो संख्या बार बार है उस पर बार लगाया, फर्स्ट स्टेप हमारा। दूसरा स्टेप देखना है कि जो ऊपर वाली संख्या है उसको ज्यों का त्यों रखा। फिर जितनी संख्या पे बार नहीं है उतनी संख्या हम उस ऊपर वाली संख्या से माइनस करते हैं और जो बटे में हम क्या लिखते हैं, जितनी संख्या पे बार है उतने 9 लिखना है और जितने अंक पे बार नहीं है उतने हमें 0 लिखना है। फिर इसको सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरीके का हम एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया 0.5677777 तो फर्स्ट स्टेप है हमारा कि जितनी संख्या बार बार है उस पर बार लगाना, यानी 7 बार बार है तो 7 पर हमने बार लगाया। सेकंड स्टेप था हमारा कि ऊपर वाली संख्या को ज्यों का त्यों लिखो। इसमें से हमें माइनस करना है जितने पे बार नहीं है। तो 56 पे बार नहीं है तो 56 इसमें से माइनस हो जाएगा। बटे में जितनी संख्या पे बार है उतने बटे में 9 आएंगे और जितने पे बार नहीं है उतने बटे में 0 आएंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 567 में से 56 जाएगा तो बचेगा 501 और नीचे बचेगा 900 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं। मान लीजिए लिखा है 3 4 5 5 5 5 डैश। तो यार मैं तो
मुझे तो याद है, आप बताओ। फर्स्ट स्टेप 0.345 बार बार है तो उस पर बार लगा दिया। फिर क्या करना है हमारे दूसरे स्टेप में, ऊपर वाली संख्या को ज्यों का त्यों लिखना है, माइनस करना है जिस पे बार नहीं है वो वाली संख्या, बटे में जितनी संख्या पे बार है उतनी 9 लिखना है, जितने पे बार नहीं है उतने 0 लगाना है। इसको सॉल्व कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। ये हो गया टाइप 2। अब हम देखेंगे टाइप 3 के क्वेश्चंस। टाइप 3 के क्वेश्चंस में हम क्या करने वाले हैं, अब क्वेश्चन थोड़े से और अटके आएंगे। 2 4 6 6 6 6 यानी जो बार बार है और जो बार बार नहीं है वो आएगा, और यहाँ पे आपने देखा हमेशा 0 आता था तो यहाँ पे भी एक अंक आएगा। ये हमारा तीसरा टाइप है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहला स्टेप हमारा वही है, 2 पॉइंट जो बार बार है उस पर बार लगाना है। दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है, इसको हमें तोड़ लेना है 2 प्लस 0.046 में। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा पहले जैसा हो गया। तो हम इसको सॉल्व करेंगे 2 प्लस, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ऊपर वाली संख्या को ज्यों का त्यों लिखना है, जितनी संख्या पे बार नहीं है उतनी माइनस करना है, बटे में जितने अंक पे बार है उतनी 9 लिखना है, और जितने पे बार नहीं है उतने 0 लिखना है। तो कैसे करेंगे हम, 2 प्लस 40 में से 4 गए तो 42 बटे 90। इस 42 बटे 90 को हम काटेंगे तो क्या आएगा, 7 42 6 7 42 6 15 90 15 दूनी 30 और 7 37, तो 37 बटे 15 हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लो आ जाएगा 3.578888 कुछ नहीं करना है। पहला स्टेप हमारा क्या था, 3.57 जो संख्या बार बार है उस पर बार लगाना है। नेक्स्ट क्या करना है, 3 को अलग करना है, 0.578 को अलग करना है। ये पहले जैसा क्वेश्चन हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे, 3 प्लस इसको पहले जैसा करेंगे, एज इट 578 को लिखेंगे सेम। फिर इसमें से हम माइनस करेंगे जितने पे बार नहीं है, बटे में लिखेंगे जितने पे बार है उतने 9, और जितने पे बार नहीं उतने लगाएंगे 0। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 521 बटे 900, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आएगा 2705 3221 अपॉन 900, कुछ ये आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका होता है टाइप 3, आप समझ गए होंगे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप 4। हमने देख लिया एक ही अंक उस पर बार लगा हुआ है और पॉइंट में 0 है। फिर हमने देखा दूसरा जिस पे बार लगा है और नहीं भी लगा। तीसरा हमने देखा कुछ पॉइंट 0 की जगह कुछ और आ गया। फिर अब चौथे टाइप के क्वेश्चन में मान लो इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे कि 2 पे बार है, फिर 7, फिर प्लस 3.28 प्लस 9.64 प्लस 7 पे बार 0.53। इसको सरल कीजिए। अरे दादा क्या आ गया, ये कैसे सॉल्व करेंगे, पॉइंट के साइड बार आ गया। अब तो जो जैसे 2 पे अगर बार है, अगर इसको हम सिंपल फॉर्म में लिखना है तो ये जो ऊपर का बार है यहाँ आता है, यानी ऋण 2 बन जाएगा। जैसे अगर 3 के ऊपर बार है तो इसको हम ऋण 3 लिख सकते हैं। जैसे अगर 9 के ऊपर बार है तो इसको हम ऋण 9 लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले वार जिस पे लगा हुआ है वो हम अलग से एक कोष्टक में लिख लेंगे। जैसे 2 पे बार है तो -2 लिखेंगे, 3 पे बार है तो -3 लिखेंगे, 9 पे बार है तो -9 लिखेंगे, 7 पे बार है तो -7 लिखेंगे, प्लस जो पॉइंट वाली संख्या है उसको हम अलग लिख लेते हैं, 16.28.64 प्लस 0.53। इसको अलग ऐड करेंगे, इसको अलग ऐड करेंगे, 9 7 16 3 19 2 21 -21 प्लस इसको अलग ऐड करेंगे हम 4 3 7 8 15 7 22 का आ जाएगा यहाँ पे 2, कैरी आई 2, 5 और 6 11 2 13 13 6 19 और 2 21, तो 2.12 यहाँ पे हमारा आंसर आएगा। फिर हमें क्या करना है, इसको डायरेक्टली माइनस नहीं करना है, आपको यहाँ याद रखना
क्या करेंगे, -21 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे 0.2, फिर इसमें से हमें इसको माइनस करना है तो -19 आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 0.2। फिर क्या होगा, जो हमने बार को इस टाइप में बदला था अब इसको हम बार के रूप में बदलेंगे, तो -19 का हो जाएगा 19 पे बार, पॉइंट ये हो जाएगा 12 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। याद रखना आपको इसमें से माइनस करके 18.88 आंसर नहीं देना है। इसी टाइप के क्वेश्चंस को हम एक और करते हैं, आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा। मेरे को तो आ गया, अब आप देख लीजिए 6.83 प्लस 7 पे बार 97 प्लस 862 प्लस 5.74 कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए मैं ही करता हूँ। सबसे पहले हमने क्या कहा था कि जिस पे बार है उसको हम एक अलग कोष्टक में माइनस के रूप में लिखेंगे, -6 यहाँ पे लिखेंगे, -7 इस पे बार नहीं है तो ये नहीं लिखेंगे, इस पे बार है तो -5 लिखेंगे। फिर दूसरे कोष्टक में हमें लिखना है जिस पे बार नहीं है। अब इसको अलग सॉल्व करना है, इसको अलग सॉल्व करना है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आएगा -18 प्लस, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 4 2 6 6 12 1 13 3 16 16 की 6 7 और 6 6 12 13 13 9 22 22 8 30 और 1 31, हाथ में आई 3 कैरी 3 8 और 3 11, तो यहाँ 11.16। फिर मैंने बोला था आपको डायरेक्टली माइनस नहीं करना है, इसको अलग करना है, प्लस इसको अलग करना है। इन दोनों को अगर हम माइनस करते हैं तो आता है -7 प्लस 0.16। फिर अगर हमने इसको ऐसे लिखा था तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी -7 को लिखेंगे 7 पे बार प्लस 16 और ये हमारा आंसर हो जाएगा 7 पे बार -16। क्योंकि क्वेश्चन इस फॉर्म में है इसलिए हमें आंसर भी इस फॉर्म में देना है। तो यहाँ हमारा ये टाइप 4 हो गया। अब हम थोड़ा सा इनका ऐड, इनको घटाना और देख लेते हैं, बाकी हमारा परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रकार का काम समाप्त हो गया। तो हम देखते हैं, मान लो क्वेश्चन आ सकता है 6.126 पे बार, प्लस 5.32 पे बार है अगर, तो इसको हम कैसे ऐड करेंगे। सबसे पहले हमें लिखना है 6.126, ये 6 कई बार है तो हम कई बार लिख देंगे। फिर नीचे लिखना है 5.3, जो ये 2 है ये कई बार है तो इसको हम कई बार लिख देंगे। फिर हमें क्या करना है, इसको ऐड कर देना है 628 628 628 628 628 224 314 और 5 11, तो इसका आंसर आ जाएगा 11.448 कई बार है तो इस पे बार यानी 11.448 पर बार हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हम माइनस वाला क्वेश्चन देखेंगे। 8.35 पे बार -2.12 पे अगर बार लगा हुआ है, अगर 12 ही लगा है तो क्या करेंगे हम। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको हम एज इट लिखेंगे, यहाँ पे 8.35, 5 अगर कई बार है तो इसको हम कई बार लिखेंगे। इसके जस्ट नीचे हमें लिखना है -2 पॉइंट, अगर ये 12 कई बार है तो हम कई बार लिखेंगे। फिर इसको डायरेक्टली माइनस करना है, 5 में से 2 3 4 3 4 3 2 और 6। फिर मैं यहाँ क्या करेंगे 6.2343 कई बार आएगा यहाँ पे, तो 43 पर हम बार लगाएंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे काउंटिंग नंबर्स, उसके बारे में पढ़ेंगे।